नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हम फटाफट आज के दिन 17 फरवरी यानी जो कल एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के गणित के सभी सवाल फटाफट सॉल्यूशन के साथ देख लेंगे। सबसे पहले प्रतिशत से 2 सवाल है, रेशियो से 2 सवाल है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस से 1 सवाल है, टाइम एंड वर्क से 1 है, एवरेज से 1 है, प्रॉफिट और लॉस से 2 है, डिस्काउंट से 1 है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 सवाल आएगा। मिश्रण जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन के माध्यम से 1 सवाल आएगा। बॉड मास से यहाँ पे 2 आएगा। एलसीएम और एचसीएफ से 1 आएगा। 3D जो मेंसुरेशन बोलते हैं उससे 1 सवाल आएगा। बाकी हम अपनी मेहनत आपके साथ फटाफट दिखा देते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन आपके साथ साझा करेंगे। ये रहा टोटल मेरे पास अभी 18 सवाल है। तो 18 के 18 सवाल हमको बिना किसी देरी के फटाफट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसा एसएससी जीडी का लेवल चल रहा है, बाकी शिफ्टों के लिए कितना ये लाभकारक रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले प्रतिशत के 2 सवाल हैं। प्रतिशत के 2 सवाल में पहला सवाल ऐसा आया था, शिफ्ट फर्स्ट 17 फरवरी। इसमें ऐसा बताया था कि x का 40% 60 के बराबर है तो x का मान कितना आएगा। एकदम आसान था, परसेंटेज के लिए 100 से भागा देना था और 0 से 0 कटेगा और 15 छक 90 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 150। मुझे नहीं लगता कि इस कैलकुलेशन में किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा। इसके बाद अगर कैलकुलेशन की बात करें तो एक सवाल देखते देखते अच्छे दोस्त हमारे डर जाएंगे। सॉल्यूशन एकदम आसान सा है कि 5,72,350 जनसंख्या वाले गांव में 2,14,356 पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं। कुल जनसंख्या का 11% लोग साक्षर हैं, 11% पुरुष साक्षर हैं, तो महिला साक्षरता बताना है। हकीकत में जब ये 5 लाख कोई भी देखेगा हमारा दोस्त, तो 5 लाख देखने के बाद सबसे पहले वो करेगा क्या, पुरुष जनसंख्या दिया था, महिला जनसंख्या घटा के निकाल देगा और बोलेगा 11%। डेविएशन मेथड के हिसाब से जब यहाँ पे आएगा तो भाई की हालत हो जाएगी टाइट। लेकिन बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आप जो मेथड है रिवर्स डेविएशन हो या कोई भी मेथड हो, कोई भी रेशियो अगर ऊपर दिया है 11, अगर एक वैल्यू है, अगर 11% इस रेशियो की वैल्यू है तो डेविएशन मेथड में अगर टोटल अगर मेरे को 11 दिया है तो ये आंसर भी 11 ही आएगा। इसके लिए मैं शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं कि जो पुरुष की जनसंख्या है, जिसको हम मेल बोलेंगे, 3 रेशियो में है, और फीमेल की जो जनसंख्या है कितने रेशियो में है, 5 रेशियो में है। यानी कि 3:5 की वैल्यू मेरे को अगर 11% है, अगर ओवरऑल 11 दे रखा था तो 8 11 88, 88 में से जब मैंने 33 घटाया तो बचा 55। अब 55 में जब मैं 5 का भागा दूंगा आंसर आ जाएगा 11। मेरा दोस्त शुभम जिसने ये मेरे को सवाल दिया, वो सवाल अगर समझ लेता एकदम आसानी से कर लेता। वो लड़का बहुत ऑनेस्ट है। 18 सवाल, मैं अपने मन से सिर्फ 17 सवाल याद किया था मेरी एग्ज़ाम में, लेकिन उस लड़के ने कम से कम 18 सवाल आपके लिए याद रखे हैं। इतना बड़े डाटा का आंसर क्या है दोस्तों, अगर साक्षरता टोटल 11% है, पुरुष 11%, तो महिला की भी साक्षरता 11% ही आंसर आएगा। इसमें इतने बड़े डाटा के साथ सिर्फ हमको डराने की कोशिश कर रहा है। डाटा का कोई यूज़ है ही नहीं, डाटा का कोई इस्तेमाल नहीं है इस सवाल में। रेशियो से 2 सवाल था, काफ़ी आसान था। इसमें पूछा गया था कि तृतीय अनुपात बताइए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, B²/A, यानी कि 8 को मेरे को 2 बार लिखना था। 0.8 बट्टे में आ जाएगा 0.24। ऊपर के 2 पॉइंट, नीचे के 2 पॉइंट कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 8 × 8/24। 8 को मैं जब 24 से काटूंगा तो नीचे आ जाएगा 3। ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 2.66। एकदम आसान सा था। रेशियो से 2 सवाल थे। एक ऐसा था कि 16 और 64 का मध्यानुपात बताइए, यानी कि 16 और 64 का मध्यानुपात क्या जाएगा, 16 × 64 दिया था, जिसको फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है मध्यानुपात, यानी कि √A और B, यानी कि 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो
16 का अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। ओवरऑल 8 चौके 32 मेरा आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑफिशियल एग्ज़ाम हैं, ऑफिशियल एग्ज़ाम के पेपर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी मनगढ़ंत पेपर लेके आपके साथ साझा कर रहा हूँ, 1% नहीं। आंसर की आएगी तो आप अच्छे से देख लेना। समय, दूरी और चाल से एक सवाल नहीं हो सकता है। मुझे लगता है 1 से 2 सवाल और होंगे जो मेरा दोस्त शुभम याद नहीं कर पाया। यदि कोई रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की गति से चलकर 300 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर सकती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। फॉर्मूला सबको पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हकीकत में आप अलग अलग फार्मूले से निकाल सकते थे, मैंने फार्मूला लगाया डिस्टेंस वाला। कुल डिस्टेंस कितनी होगी, तो रेलगाड़ी को मैंने माना x, रेलगाड़ी प्लस पुल की दूरी को पार करने में 40 सेकेंड और 54 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने छोटी इकाई, हकीकत में 5 और 8, कभी भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना होता है तो ऊपर 5 आएगा, और कभी भी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना होगा तो ऊपर 18 आ जाएगा। तो 5/18 में काटा तो मैंने आ जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा, 3 15, 15 चौके 60 यानी कि 600 आ जाएगा। ओवरऑल मेरी जो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 300 है। ये जो डाटा है ना दोस्तों, मेरे दोस्त शुभम ने ऐसा बताया कि उनका एग्ज़ाम में 700 मीटर दिया था। 700 मीटर मुझे नहीं लगता होगा, 700 मीटर से कम आएगा ये आंसर। जो भी एग्ज़ाम में सवाल था उसमें 700 से कम की वो पुल की लंबाई होगी। इसके अलावा समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क के नाम से जिस क्वेश्चन को जाना जाता है उससे एक सवाल आया था। सवाल मैं आपको बताता हूँ कि राम एक कार्य को 57 दिनों में कर सकता है और राम और मोहन, इसमें कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये आ गया कि वो दोस्त को ज़्यादा क्लियर याद है नहीं कि वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं या मिलकर काम करते हैं। डाटा इतना खतरनाक है कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो उसमें ऐसा है कि भाई कुल काम का 50% मोहन कितने दिनों में करेगा। इसका मैं बेसिक समझा देता हूँ आपको। बेसिक यही है कि राम 57 दिनों में करेगा, राम और मोहन दोनों मिलकर 75/2 दिन में करेंगे। एलसीएम निकालना आसान है। 13 का पहाड़ा 19 में पढ़ते हैं तब जाके 57 आता है। उस हिसाब से 25 से गुणा कर दूंगा तो मेरा 75 आ जाएगा। ऊपर की इफ़िशियंसी 25 आ जाएगी, नीचे की इफ़िशियंसी 38 आ जाएगी, यानी कि जो मोहन है उसकी इफ़िशियंसी 13 आ जाएगी। ये हमारा सवाल का पैटर्न रहेगा। अगर आपकी एग्ज़ाम में आएगा तो आप भी ऐसे ही सॉल्व करिएगा। बाकी मुझे लग रहा है कुछ इसमें गड़बड़ है, डाटा ऊपर नीचे हो चुका है। इसके अलावा एवरेज से एक सवाल था। यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालना है, मान लीजिए कि डाटा सही होता तो 50% काम का मतलब होता है 1/2 काम। टोटल काम कितना है तो 3 × 19 × 25। और ये जो हमारा राम है ये भाई अगर ये 13 से कट जाता तो सीधा यहाँ पे आंसर आ जाता। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन यही है, डाटा यही है, तो आप कुछ करिए मत। 13 दूना 26 और 26 और 25 को काट देंगे तो अप्रॉक्स जो होगा ना आंसर हमारा 57 के आजू बाजू आ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है। इसके अलावा एवरेज से एक सवाल था, ध्यान से पढ़िए। राम श्याम और मोहन का आयु का औसत 54 है। राम और मोहन के आयु का औसत 40 है। श्याम और मोहन के उम्र का एवरेज जो है 45 है। तो श्याम का एज कितना है? आंसर निकालने का बहुत से तरीके हैं। मुझे लग रहा है अगर डाटा सेम है तो मैंने क्या किया, राम श्याम और मोहन की टोटल एज निकाली। टोटल एज निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 54 को। तो आप अलग अलग मेथड से निपटा सकते हैं। 50 × 3 150, 4 × 12 यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 162 आ जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया कि मैंने राम श्याम और मोहन तीनों के एज में से राम और मोहन का उम्र घटा दिया तो श्याम का उम्र आ जाएगा 82। कैसे आया तो आपको समझ में आ गया होगा कि 162 में से राम और मोहन के एवरेज कितना था 40, यानी कि राम और मोहन का टोटल एज कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना दोस्तों। और 162 में से 80 घटेगा तो 82 आंसर हो जाएगा हमारा। तो उस हिसाब से दोस्तों मैंने 7 सवाल आपको बता दिए। बाकी लाभ और हानि से 2 सवाल थे और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से भी 3 सवाल थे। ये मैं समझाने के लिए फटाफट टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। 153 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये सवाल हर एक शिफ्ट में आ रहा है, आप अच्छे से देखिए।
153 वस्तुओं का क्रय मूल्य 68 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताना है। सेम जैसा बोला 153 बराबर 153 गुणा सीपी, 153 गुणा सीपी 168 गुणा एसपी किया। मैंने कुछ किया नहीं है, रेशियो लिया, सीपी यहीं पे रहा। अगर यहाँ पे कोई रिश्ता गुणे का है, यहाँ पे ये क्रॉस में है तो इक्वल के मतलब बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा ना, तो 68 ऊपर हो जाएगा 153। ये तो मेथड एकदम आसान सा है ना कि कभी भी बराबर से साइड बदलती है तो गुणा का भागा और भागा का गुणा हो जाता है। यानी कि सीपी कितना है 68 है। अगर 68 के सामान में 153 में अगर बेचा गया है तो फायदा कितने का हुआ है 85 का हुआ है। अगर यहाँ से अगर आप 100 मान के काटम कुटी चालू करते हैं तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। हकीकत में ये दोनों नंबर 85 और 68 17 का मल्टीपल है। 17 चौका 68 होता है और 17 पचे 85 होता है। यानी कि 5/12 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 125%, जो एकदम आराम से आंसर निकल जाएगा। 540 रुपये की वस्तु को कितने में बेचे कि 30% का लाभ होगा। एकदम आसान सा है। 540 की वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 30% का फायदा यानी 130% की वैल्यू निकालना था। 540 गुणा 130% के लिए मैंने नीचे 100 ले लिया, 2 जीरो काट दिया, 13 चौका 52 का 2 हारसिन लगो 4 सॉरी 13 चौका 52 का 2 हारसिन लगो 5, 13 पचे 65, 65 में 5 जोड़ूंगा तो 70 आ जाएगा। एकदम आसान सा कैलकुलेशन था, कोई खास मेहनत नहीं है इसमें। डिस्काउंट से एक सवाल था दोस्तों। डिस्काउंट वाला सवाल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा काफ़ी कैलकुलेटिव है, लेकिन एकदम आसान सा था। मेथड के ऊपर जाता है दोस्त कि 10%, 25% और 35% का एकल छूट कितना है। बहुत सारे दोस्त फॉर्मूला याद करके बैठे हैं, x + y + z माइनस में कर देंगे XY YZ ZX बट्टे 100 x + y XYZ बट्टा 10,000। लेकिन ये जो फॉर्मूला है एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम खाने के लिए काफ़ी है। बेसिक फार्मूला कभी भी काम नहीं आता है, थोड़ी बहुत ट्रिक एग्ज़ाम में यूज़ करनी पड़ती है। अगर ये भी करेंगे तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। 70 हो जाएगा, फिर 250, फिर 100 से भागा देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 785 875 आएगा। ये पॉइंट यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, आंसर हमारे का 65। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है? शॉर्टकट तरीका यही है कि डिस्काउंट निकालते हैं किस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस और एसपी का मैंने रेशियो ले लिया। 10% का मतलब हो जाता है कि 10 के सामान में 1 का छूट यानी कि 9 में बेचेंगे। 25% का मतलब हो जाता है 1/4 यानी कि 4 के सामान में 3 की सेलिंग। 35% छूट का मतलब हो जाता है कि 20 के सामान को आपने 13 में बेचा। अगर ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 जीरो को 2 जीरो लिख दूंगा और 4 दूना 8 यानी कि 800 वैल्यू आ जाएगा। और इनको सबको जब मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि 13 तिया 39, 13 तिया 39 को मैंने क्या लिख दिया 40 - 1। 40 - 1 का गुणा मुझे 9 में करना है। यानी कि 40 का गुणा जब मैं 9 में किया तो 360 आ जाएगा। और 360 में से जब मैंने 1 घटाया तो 351 आ जाएगा। यानी कि मेरे को छूट कितना मिला, 800 के सामान में 351 अगर सेलिंग प्राइस है तो छूट आ जाएगा 449/800। 100% करोगे आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 8 का पहाड़ा पढ़ देना है। 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 8 × 5 = 40, फिर वापस 4 बटेगा। 8 × 6 = 48 और 1/8 को हम 125% के तहत 156 हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। इसके अलावा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँ तो दोस्त इसमें एक ऐसा सवाल आएगा, आप कभी भी चक्रवर्ती ब्याज शुरुआत में मत करो, हालत टाइट कर देगा आप लोगों की। ये एकदम आसान सा था कि 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 840 है तो मूलधन बताइए। मूलधन बताना है तो मूलधन क्या होगा, साधारण ब्याज 3 साल में 8% की दर यानी कि 24% की वैल्यू 840 रुपये है।
24% की वैल्यू दिया था। मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू निकालना है। यानी कि 24 तियाँ कितना होता है दोस्त, 24 तियाँ 72 होता है। तो 72 से कितना ज़्यादा है, तो 72 के लिए मैंने 3 ले लिया और 72 से ज़्यादा था 120। 120 जो बचा है वो 5 से कटेगा, यानी 1 की वैल्यू 35 है तो 1% की वैल्यू 35 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगा 3500। ये एकदम आसान सा सवाल था, ज़्यादा कैलकुलेटिव था नहीं। इसके अलावा ये जो सवाल है दोनों एक जैसे हैं। आपको मैं शांति से समझाऊंगा। सवाल क्या था कि 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 930 है। ये सवाल मेरे एग्ज़ाम में भी था, बस डाटा थोड़ा अलग था। तो मूलधन बताइए। हकीकत में अगर आपने 10% का 3 साल का नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला आ जाएगा CI3। जो भी आपका परसेंटेज है उसको 3 से गुणा करिए, दशमलव के आगे लिखिए। जो भी आपका मतलब दर है यानी कि रेट है उसका स्क्वायर करिए, 2 दशमलव स्थान पर रखिए और उसके बाद के 2 दशमलव स्थान पे आपको क्यू करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले से आसानी से 33.1% हमारे 10% जो होता है ना, 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 33.1% और साधारण ब्याज हो जाएगा 30%। यानी कि ओवरऑल मिला के 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज में साधारण ब्याज माइनस करेंगे तो आएगा 3.1%। 3.1% की वैल्यू 930 दिया है, पॉइंट काटेंगे, जीरो लगाएंगे। 31 जो है ना दोस्त, 31 की वैल्यू यहाँ पे 9300 दिया है, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 300। तो 100% की वैल्यू आसानी से आंसर आ जाएगा कितना, 30,000। कितना, 30,000। ये ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, कैलकुलेटिव था ये। मेरे दोस्त शुभम ने ऐसा बोला कि ये पूरा सवाल वो नहीं कर पाया। मैं आपको काटने का तरीका बताता हूँ। कभी भी 0 को काटना, 5 को काटना, 25 को काटना, 125 को काटना कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 122 है। कितना, चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 122 है। तो मूलधन ज्ञात करिए। अभी हाल मैंने आपको बताया मूलधन अपने आप में 100% होता है। 3 वर्ष के लिए 5% की दर निकालना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। साधारण ब्याज तो कोई भी निकाल देगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 15%। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों वो तो 15% कोई भी निकाल देगा। बात आ जाती है चक्रवर्ती ब्याज निकालने की। बहुत से दोस्तों गोख के गए होंगे और बहुत से दोस्त नहीं निकाल पाएंगे। फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पे 3a.a² और a का क्यू, लास्ट के 2 दशमलव, 5 का क्यू क्या होता है, 125। तो 25 का लास्ट के 2 अंक ले लूँगा, हार्सिल 1 बचेगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। और 25 का जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 75 और एक 76। 76 में यहाँ पे लिख दूंगा और 5 तियाँ 15। यानी ये जो फॉर्मूला है ना 3a का स्क्वायर और a³, यही फॉर्मूला आपको याद रखते तो आसानी से निकाल सकते थे 15.7625। यानी कि 15.7625 ये परसेंटेज निकल जाता तो आपका आंसर भी निकल जाता दोस्तों। तो CI3 यानी कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा ना परसेंटेज में, पॉइंट यानी कि 0.7625 आ जाएगा। ओवरऑल मिला के एकदम आसान सा था। तुमको परसेंटेज का अंतर निकालना था और परसेंटेज का अंतर था 0.7625। जब 4 दशमलव कटेगा तो 4 जीरो आ जाएगा पीछे, और 4 जीरो को काटना उतना हार्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है 25 और 625 125 से कटता है। लेकिन मैं सीधा 125 नहीं काटूंगा, मैं काटूंगा पहले 25 को। 25 तियाँ 75 का 3 आएगा, हार्सिल लंगो 1 आ जाएगा। जब भी 12 जोड़ूंगा
तो 12 से कभी भी 25 नहीं कटेगा, इसलिए मेरे को जीरो बढ़ाना पड़ेगा। और 25 से जब मैं काटूंगा 125 तो 5 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे जब भी दो जीरो को 25 से काटना होता है तो 4 आएगा। क्या कभी भी 100 को 25 से तुम भागा दोगे तो दोस्त 4 आएगा ना। मैंने देखा 305 अभी भी बचा है। 305 के लिए मैंने वापस 5 से काटा तो मेरे पास 61 नंबर आएगा। और जब मैंने 5 से एक जीरो काटूंगा तो कभी भी जीरो के हिसाब से सिर्फ 2 बचेगा। यानी ओवरऑल अब मेरे को दिख रहा है 61। 61 किससे कटेगा? 122 से, यानी 2 से। ओवरऑल मेरे पास एक जीरो मेरा बचा था, एक जीरो मैंने ले लिया। और 2 दूना 4, 4 चौवा 16, यानी कि 1% की वैल्यू 160%। 1% की वैल्यू 160%, तो 100% हमारा मूलधन हो जाएगा। 16,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये चक्रवर्ती ब्याज का सबसे खतरनाक इस शिफ्ट का पेपर था। इससे ज़्यादा चक्रवर्ती ब्याज और परसेंटेज, ये दोनों ऐसे हैं जो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। लगभग मुझे समझाने में 2 से 3 मिनट लग गए। मुझे लगता है एग्ज़ाम हॉल में अगर इतना खतरनाक डाटा देगा 5% का 3 साल का साधारण और चक्रवर्ती का अंतर 122, तो आपको दिमाग से करना पड़ेगा, नकर तो आप लगभग मतलब पढ़ के जाना पड़ता है ना यार। 5 मतलब चक्रवर्ती ब्याज का 3 साल का जो ब्याज होता है ना 5% की दर से 15.7625 होता है। बहुत से दोस्तों ने तो याद भी किया होगा पहले से ही। इसके अलावा मिश्रण से एक सवाल था। मिश्रण का सवाल मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। मिश्रण का सवाल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे पास डाटा आ सका है उस डाटा के हिसाब से आपको समझाऊँ। 54 रुपया पर केजी वाले चावल को 58 रुपया पर केजी वाले चावल में किस रेशियो, सवाल पढ़िए दोस्तों, किस रेशियो में मिलाएं कि 50 रुपये पर केजी पर बेचने पर 25% का लाभ होगा। यानी कि हकीकत में सवाल सिर्फ इतना था, 150 में अगर आप लोग बेच रहे हो, कितना, 50 रुपये में, अगर आप 50 रुपये में चावल बेच रहे हैं तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है, 125% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू निकालनी थी। आपको करने के लिए यही है, 125 यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू अगर 50 है तो 100 अपने आप में 25 का मल्टीपल होता है ना, 25 चौके और 25 पच्चे 125, तो 5 रेशियो 50 तो 4 रेशियो 40 आ जाएगा। एलिगेशन मेथड लगाऊंगा, अगर एक की प्राइस 54 है, दूसरे की प्राइस 38 है और 40 मेरा एवरेज प्राइस है, तो एलिगेशन के माध्यम से 38 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। और 40 से ये कितना ज़्यादा है, 40 से ये कितना ज़्यादा है, तो मेरे को दे रखा था 14 ज़्यादा है। आंसर आ जाएगा 1:6। ये रेशियो वाला सवाल था, लेकिन हकीकत में मिक्सचर और एलिगेशन के एलिगेशन मेथड के तहत होगा। इसके अलावा बॉड मास से 2 सवाल थे। बॉड मास तो कोई ख़ास ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये वाला सवाल आसान है कि 5 प्लस कभी भी 7 में सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले बॉड मास में आपको ब्रैकेट निपटाना पड़ता है, फिर ऑफ निपटाना पड़ता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर मैं 7 का पहाड़ा 28 में पढ़ूंगा तो मुझे +4 दिख रहा है, उसके बाद मैं सेम टू सेम उतार दूंगा। ओवरऑल 10 + 4 + 5 यानी 19 में से 6 घटाऊंगा, आंसर आ जाएगा 13। आसान सा सवाल था ये वाला। इसके अलावा जब ये दूसरा सवाल मेरे को दिख रहा है कि -2 माइनस ब्रैकेट में -9 भाग्या -3 गुणा -2, बहुत शांति से करना था। सबसे पहले मेरे को भागे पे ध्यान देना पड़ेगा। -3 को -9 में भागा दूंगा तो आंसर में मेरा +3 आएगा। बाकी को मैं नहीं छेड़ रहा, बाकी सेम टू सेम लिख दिया, पीछे वाला भी सेम टू सेम लिख दिया। कभी भी +3 को -2 से गुणा करूंगा तो -6 आएगा, और माइनस के आगे माइनस है, ओवरऑल ये दोनों प्लस हो जाएगा। -2 + 6, ये वाला सवाल अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हैं तो गलत हो जाएंगे। आपका जो भी आंसर आएगा क्या कि +6 - 2 यानी कि आंसर आ जाएगा 4। इसके अलावा अगर LCF और HCF की बात करूं तो काफ़ी आसान सा डाटा दिया गया था कि 12, 16, 24 और 36 का LCM बताइए।
काफ़ी खतरनाक डाटा तो है नहीं। मैंने सब में देखा कि 4 4 है, तो 4 गुणा 3 4, 4 गुणिया 4, 4 गुणिया 6, 4 गुणा 9, 4 9 36, 4 6 24, 4 चौका 16, 4 3 12। तो सब में मैंने 4 4 को पकड़ लिया। उसके बाद 3 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है और 9 बचा है। सबसे बड़े वाले 9 को मैंने उठा लिया, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 6 में 3 है और 2 है, ये वाला 3 ऑलरेडी आ गया, बचा सिर्फ 4। तो 4 गुणिया 9 गुणिया 4, यानी कि ये सबसे आसान सा तरीका है एलसीएम निकालने का, सबसे फास्ट तरीका है। आंसर आ जाएगा 144। ये जो 18वां सवाल है, यानी कि क्षेत्र मिति वाला जो सवाल है, उस दोस्त ने ऐसा बोला कि आयतन के ऊपर था, काफ़ी आसान सा डाटा था। समझ में आया? काफ़ी आसान डाटा था और फॉर्मूला अप्लाई करना था, आंसर निकल जाता। तो दोस्तों आप घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला का आयतन वाला सारे फॉर्मूले, क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं तो घन का होता है L का Q, घनाभ का होता है L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला का जब आधा गोला कर दूंगा तो 4 की जगह पे मैं आधा ले लूँगा ना, तो 2/3 पाई आर की घात 3। ये दोस्तों फॉर्मूला आपको गोखना पड़ेगा, भले ये सब आपको याद है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी था आपको। काफ़ी बढ़िया से मैंने कोशिश किया कि आपको रियल पेपर का जो लेवल है उससे अवगत कराऊं कि हकीकत में जो लोग डरे हुए हैं मैथ के लिए, उतना खतरनाक एग्ज़ाम में मैथ नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा गणित में जितना हो सके आपकी हेल्प कर सकूँ। तो जय हिंद, जय भारत।